हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 ग्रुप 5 का लैब टेक्नीशियन का पेपर पार्ट 2। अभी हम क्वेश्चन 50 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 51 से स्टार्ट करते हैं और इसके साथ साथ 2025 में होने वाले लैब टेक्नीशियन की एग्ज़ाम में कुछ संभावित क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, तो आप नोट करते जाइए। तो हम आज स्टार्ट करते हैं 51 से। जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें पूछा गया कि व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज़ यूज्ड टू टेस्ट ब्लड। ठीक है, सिंपल पूछा गया इसमें कि रक्त परीक्षण के लिए किस प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में हम लोग चेक करते हैं ऑटो एनालाइज़र, हीमोडायलाइज़र और डाइथर्मी मशीन और वेंटिलेशन। ठीक है, तो इसमें समझने वाली बातें, इसमें अगर देखो सेल काउंटर देता तो आप हम लोग हमेशा उसको सेल काउंटर पे टिक कर देते, लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए उसमें क्या दे दिया, कुछ और ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम इसमें नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं पहले तो जैसे कि हम जैसे हीमोडायलाइज़र है, ठीक है, अधिकतर बच्चे क्या करता है, हीमो हीमो मतलब ब्लड आ गया तो वो हीमोडायलाइज़र करके आ जाता है, लेकिन उसका जो राइट आंसर हीमोडायलाइज़र नहीं है। हीमोडायलाइज़र का मतलब होता है जो हम डायलिसिस पेशेंट होता है, ठीक है, तो वो ब्लड को डायलिसिस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, जैसे किडनी प्रॉपर तरीके से अब वर्क नहीं करती है तो एक डायलाइज़र मशीन होती है जिसके थ्रू हम लोग उसको ब्लड को प्यूरीफाई करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम लोग हीमोडायलाइज़र का यूज़ करेंगे। तो बी इसका रॉन्ग आंसर होगा। अब डाइथर्मी मशीन होती है, अब डाइथर्मी मशीन भी होती है, लेकिन ये क्या डाइथर्मी बोला है तो ये हीट ब्लड को हीट करने के लिए, और ये कहाँ यूज़ किया जाता है, जब हमारे पास कोई किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना होता है। ठीक है, तो जैसे अब ब्लड का स्टोरेज हम लोग क्या करते हैं, जैसे वो उसको फ्रीज़ करके रखते हैं। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको फ्रीज़ करके रखते हैं। वो अलग अलग ब्लड कंपोनेंट को अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग फ्रीज़ करके रखते हैं। तो वो भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि जैसे प्लेटलेट की बारी आती है तो प्लेटलेट कितना 24 डिग्री सेल्सियस, होल ब्लड को 4 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर नोट करते चलें। तो जैसे वो एकदम कोल्ड होता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा गर्म करने के लिए, क्योंकि हम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही उसको ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, तो उसको हम जो डाइथर्मो मशीन होती है उसके थ्रू हम उसको थोड़ा उसको गर्म करके ब्लड पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो इसका बी भी इसका आंसर क्या है, वो सॉरी सी भी इसका आंसर क्या आएगा, रोंग आएगा। अब एक ऑप्शन डी दे रहा है कि वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर तो आप जानते हो कि कोई अगर पेशेंट ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जो श्वास नहीं ले पाता, जो लास्ट स्टेज होता है, ठीक है, वेंटिलेशन के लिए जो लास्ट स्टेज जो प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हम वेंटिलेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना पेशेंट बहुत सीरियस हो गया तो उसको वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया गया है, ऐसा गंभीर पेशेंट हमेशा बोलते हैं। ठीक है, तो वेंटिलेटर तो इसका हर कोई लगाएगा नहीं वेंटिलेटर। कन्फ्यूज़न तो सिर्फ हीमोडायलाइज़र का। ठीक है, डाइथर्मो मशीन भी अधिकतर नहीं यूज़ करेंगे, वो ऑप्शन नहीं टिक कर पाएंगे, तो कन्फ्यूज़न था। अब ऑटो एनालाइज़र समझ लिए कि तो वो एनालाइज़र मशीन होते हैं जिसमें हम लोग बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट लगाते हैं, तो नहीं, जो हमारा सेल काउंटर होता है वो भी हमारा एक ऑटो एनालाइज़र ही होता है। उसमें हम क्या रन कर देते हैं और पूरी की पूरी सीबीसी की रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है, तो रक्त परीक्षण के लिए किस प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो अब यहाँ रक्त बोला तो वो सीबीसी का भी बोल सकते हैं। ठीक है, और लेकिन यहाँ ब्लड टेस्ट हो रहा है तो ऑटो एनालाइजर के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम ध्यान दें, बाकी चीज़ों को नकारें। हीमोडायलाइज़र ना लगाए, हीमोडायलाइज़र वो ब्लड को डायलिसिस करने के लिए, डायलिसिस जो होते हैं ना वार्ड, ठीक है, किडनी पेशेंट के लिए, उनके लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा, ऑटो एनालाइज़र। ठीक, इस तरीके से आप नोट करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इसमें देखो कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं तो हम उसको उसको भी अच्छे से पढ़े चारों क्वेश्चन। ठीक है, और हम जैसे बता रहे हैं, प्रीवियस हमने लेक्चर में भी डिस्कस किए हैं, जो प्रीवियस जो पार्ट डले उसमें, कि एक चीज़ अगर आपको हिंदी से समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश से, अगर इंग्लिश से समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी से, लेकिन उसको पहले सिंप्लीफाई करो, उसके भी मतलब निकालो, मीनिंग निकालो, अपने से मीनिंग निकालो, तब जाके। अब किसी किसी में ऐसे क्वेश्चन डलते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया उसमें बताया हुआ है। ठीक है, कि कभी कभी का क्या होता है, हम लोग को इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट से हमें जो चार ऑप्शन समझ में आते हैं, और कभी कभी हिंदी वाले से समझ में आते हैं, तो दोनों में से एक से समझने की कोशिश करें। ठीक है, इस तरीके से सोल्व कर पे। अब इसमें क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द आरबीसी नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट। देखो आरबीसी का नॉर्मल रेंज भी नहीं पूछा गया, और ना ही हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज पूछा गया। तो इसके साथ साथ आपको इसमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या पढ़ना है कि हीमोग्लोबिन की आप सारी डिटेल्स पढ़ लो। ठीक, अब हीमोग्लोबिन की सारी डिटेल्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन डाला था,
ठीक है, इसमें क्वेश्चन डला हुआ है। तो सारे के सारे बच्चों ने गलत आंसर किया था कि जो हीमोग्लोबिन के जो 4 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, मैंने क्वेश्चन क्या डाला था, हीमोग्लोबिन के जो 4 मॉलिक्यूल होता है, तो हीमोग्लोबिन के ईच मॉलिक्यूल्स में जो हीम पार्ट है, आयरन पार्ट है, वो कितने आयरन होंगे। तो सभी ने 4 4 4 4 4 लगा दिया, तो उसका आंसर गलत है, 4 आंसर गलत है। तो उसका जो ईच मॉलिक्यूल में पूछा तो हीम पार्टिकल एक ही होता है, चारों में एक एक आयरन प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जरूर नोट करें, ठीक है। जो मैंने जैसे हमारा हेमेटोलॉजी का जो एचबी का जो वीडियो अपलोड है, आप वहाँ जाके भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने पूरी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। और क्या चीज़ें उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि ऑक्सीजन कितना होगा, 1 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना होगा, तो 1.34 ml ऑक्सीजन होगा। और आयरन की बात होगी तो आयरन कितना होगा, 0.34, ठीक है, ग्राम्स होगा। आयरन ग्राम में होगा और ऑक्सीजन ml में होगा, ठीक है। 1.34 ml ऑक्सीजन होगा और 0.34 ग्राम्स आयरन्स होगा। तो ये सारी चीज़ हमने वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हो और यहाँ पर भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि आरबीसी में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होगी। अब ये पिकोग्राम में हमने देखा कि आरबीसी की नॉर्मल रेंज अलग अलग होती है, 4.5 to 5.6 दी होती है। फीमेल में 3.5 to 5.6 इस तरीके से नॉर्मल रेंज रहती है आरबीसी की। तो आरबीसी की नॉर्मल रेंज तो ज़रूर याद रखें, हालांकि इतने ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। वो अगर नॉर्मल रेंज भी पूछेंगे तो उसकी जो लास्ट का जो यूनिट है वो चेंज कर देगा कि आरबीसी को किस में हम लोग नापते हैं, मिलीमीटर मिलियंस में नापते हैं, ठीक है, मिलियंस में नापते हैं, ठीक है। जो एचबी को हम लोग mg पर डीएल में, ग्राम पर डीएल में नापते हैं, आरबीओ उसको mg पर मिलीग्राम पर डीएल में नापते हैं। तो उसकी यूनिट भी आप ज़रूर पढ़ के रखें। तो यहाँ पर ऑप्शन समझते हैं हम लोग कि आरबीसी में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा, इसको हम ना ये इंग्लिश में समझ में आ रहा है ना हिंदी समझ में आ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि जो एक आरबीसी होती है, ओनली एक आरबीसी की पूछ रहा है, ठीक है। तो वो ये भी बोल सकते हैं कि कितना परसेंटेज होता है, तो 34% होता है। लेकिन उसका जो पूरा होल मिलियंस में पूछेगा तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप नोट करके रखें कि एक आरबीसी में कितना मिलियन पूछेगा, तो 270 से 280 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये बात नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो, ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन 270 मिलियन से 280 मिलियन तक होती हैं हीमोग्लोबिन, इतने सारे हीमोग्लोबिन होते हैं एक आरबीसी में। अब यहाँ पर उसी चीज़ों को क्या क्या पूछ लिया, उसमें पिकोग्राम में पूछ लिया। पीजीएम का मतलब होता है पिकोग्राम। तो अधिकतर बच्चे क्या बोलते, क्या करते, गलती क्या जाते हैं यहाँ पर 3.0 ये लगा के आते हैं, क्योंकि आरबीसी की नॉर्मल रेंज फीमेल में क्या होती है 3.0 या 3.5 to 5.6 इस तरीके से नॉर्मल रेंज होती है। तो हमें अच्छे से समझना है, पिकोग्राम का मतलब होता है हमारे 1% का, ठीक है, 1 ग्राम का खरब हुआ भाग। खरब हुआ मतलब पता नहीं कितने जीरो इसमें, अब जीरो तो मैं इसमें बता नहीं सकता हूँ कि खरब में कितने जीरो होते हैं, वो आप नोट कर लीजिए। लेकिन यहाँ मैं इसका आंसर मैं एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ, इसको हम इस तरीके से 1/30, ठीक है। एक इसमें आप ज़रूर फार्मूला याद रखें कि 1/30। अगर आप इसमें वो पूछ सकता है, ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस एक क्वेश्चन था उसमें डिफाइन किया था कि 1/8, तो उसमें यूरिन, वो जो यूरिन का डाइल्यूशन कितना होगा, तो हमारा क्या था 1 पार्ट यूरिन और 7 पार्ट क्या था हमारा वाटर था, ठीक है। तो टोटल 8 पार्ट बनना चाहिए ऐसा। तो यहाँ पर भी एक इसका फॉर्मूला है 1/30, ठीक है, 1/30 रहता है, ठीक है, 1/30। तो 1/30 से यहाँ फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब जो 1 ग्राम है, 1 ग्राम आरबीसी में 30 मतलब 30 भाग क्या होगा हमारा हीमोग्लोबिन। 1 ग्राम देख 1 पार्ट अगर आरबीसी है तो 30 पार्ट हमारा क्या होगा हीमोग्लोबिन, ठीक है, 30 पार्ट बोला है। तो इसमें हमारा ना कि 300, आप फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, ये फॉर्मूला ज़रूर आपको हेल्प करेगा। तो उसके हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या आने वाला है 30 पिकोग्राम। अगर 1 पार्ट अगर आरबीसी हुआ तो 30 पार्ट क्या होगा, 30वां पार्ट क्या होगा हमारा हीमोग्लोबिन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 30 पिकोग्राम, ठीक, इस तरीके से समझे। 1/30 याद रखें तो इसका आंसर आप सही कर पाओगे। देखो ये पीजी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, जो एमएमएलटी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स प्रोवाइड आयरन टू मेन हीमोग्लोबिन कंपोनेंट, ठीक है। अब निम्नलिखित में कौन सा स्रोत मुख्य हीमोग्लोबिन घटक को आयरन प्रदान करता है। अब हीमोग्लोबिन को आयरन कौन देता है, देखो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो। अब तो सबसे पहले मेरा एक पढ़ाने का मतलब है आपको, देखो ये क्वेश्चन का आंसर बताना मेरा जो एम नहीं है कि आपको क्वेश्चन का आंसर बता दो और मैं आगे बढ़ूँ, नहीं, आप सीखो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, आ सकते नहीं, आते ही है। जैसे मैंने बताया था कि 2022 का जो प्रीवियस पेपर हमने डिस्कस किया है उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन है, इसमें आपको 30+ मतलब 30% को क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, सिर्फ उसकी मात्रा चेंज कर दी गई है, ठीक है। अगर वो कार्बोहाइड्रेट तो वो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर प्रोटीन पूछ लिया है, वहाँ पर अगर लिपिड पूछा है तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पूछ लिया है, इस तरीके से, ठीक है। सेम अगर वहाँ पर हीमोग्लोबिन में आयरन पूछा है तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन, इस तरीके से कोरिलेट करके पूछे गए। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़े और ध्यान दें। निम्नलिखित में कौन सा मुख्य स्रोत घटक आयरन प्रदान करता है, तो हीमोग्लोबिन को आयरन कौन देगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, आपको पता होगा कि जो ऑलमोस्ट जो ब्लड का फॉर्मेशन वो होता है हमारा, ठीक है, वो बहुत सारे ऐसे जो पार्ट्स हैं, वाइटामिन्स हुए, तो ये इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमारा लीवर में, ठीक है। ये भाई इसमें लंग्स का तो लोग लंग्स तो उसको ब्लड को प्यूरीफाई करता है, ठीक है, ये पूरे हमारे होल ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम करता है, तो लंग्स तो ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है। काइम्स तो हमारा काइम्स क्या है, एक रॉ मटेरियल है, ठीक है। काइम क्या हमारा एक रॉ मटेरियल है, ठीक है। बोलस तो ये कन्फ्यूजन करने के लिए डाला गया है, तो हमारा जो मेन ऑप्शन आएगा लीवर ही हमारे खून को रक्त प्रदान करता है, ठीक है, ओ सॉरी आयरन प्रदान करता है, हमारे खून को आयरन कौन प्रदान करता है, लीवर। तो इस तरीके से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। अब लीवर में और किसी लीवर का और चीज़ें देख सकते, जो वाइटामिन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, लीवर में, ठीक है। विटामिन बी, ये बहुत सारे ऐसी जो होते हैं वो हमारा कौन करता है, लीवर। तो ये सारी चीज़ें याद रखें। और अब देखो अगर इसका लंग्स को उठा लेंगे प्यूरीफाई के लिए तो आप लंग्स करोगे, ठीक है। और सॉरी प्यूरीफाई कौन करता है ब्लड को, सॉरी किडनी उसका फिल्ट्रेशन का काम करती है। लेकिन फेफड़े लंग्स का क्या काम है, आप नोट कर लो, ठीक है। लंग्स का काम यहाँ पर बच्चे जरूर गलत करके आते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्लड को प्यूरिफिकेशन कौन करता है, किडनी, वृक्क, ठीक है। लेकिन जो फेफड़े का काम करता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेट से ऑक्सीजनेट में। और हम लोग अभी तक मतलब अधिकतर लोगों को यही पता होगा कि फेफड़े ही हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि वेंस में कौन सा है, प्यूरीफाई ब्लड नहीं होता है, प्यूरीफाई ब्लड किस में होता है, आर्टरी में। तो ऐसा नहीं है, हमारी वेंस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। प्योर एंड इनप्योर नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक। तो ध्यान दें कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन वृक्क किडनी में होता है, और सिर्फ इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड करते हैं लंग्स, ठीक है। तो ये बातें आप नोट कर ले, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आ जाए, ठीक है। हमारा उद्देश्य है कि आपको यहाँ से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताएं कि 2025 में जो एग्ज़ाम आने वाली है उसमें आपको बहुत ही कुछ MCQs ऐसे फंसे, ठीक है, उसमें ज़रूर उसमें रिपीटेड हो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग संभावित क्वेश्चन भी डिस्कस करते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, विच वायरस डिस्ट्रॉय द बॉडी इम्यूनिटी एंड कैन स्प्रेड थ्रू द ब्लड, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा वायरस पूछ लिया है, ठीक है। अब देखो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब वायरस पूछ लिया तो हम लोग तो इसमें वायरस देखेंगे। तो वायरस देखो, हीमोफीलिया क्या मतलब क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन तो आप देख ही रहे हो, लेकिन मैं इसमें इसका मीनिंग तो हमें को पता होना चाहिए, क्योंकि आज HIV के ऊपर से आ गया तो कल गोनोरिया के ऊपर से आ जाएगा, एनीमिया के ऊपर से आ जाएगा, हीमोफीलिया के ऊपर से भी आ सकता है, ठीक है, कि हीमोफीलिया के ऊपर से क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें चारों क्वेश्चन इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन तो आप वायरस को देखो तो HIV वायरस है, गोनोरिया बैक्टीरिया है, ठीक है, एनीमिया कंडीशन है, हीमोफीलिया भी कंडीशन है, ठीक है। हीमोफीलिया क्या है, एक कंडीशन है, डेफिशिएंसी है, एनीमिया भी डेफिशिएंसी है, गोनोरिया बैक्टीरिया है। लेकिन यहाँ तो पहले से पूछ लिया वायरस, तो कोई तेज़ दिमाग वाला होगा, तेज़ दिमाग का ऑलमोस्ट बच्चे तो उसको वायरस डाल के HIV वायरस, ठीक है, तो वो नष्ट कर दे। HIV वायरस क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को खाता है वो, और हमारे लाइफ जो जीवन काल है उसको भी कम कर देता है। भाई इम्यूनिटी कम होगी तो हमारा जीवन काल भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए HIV इतना डेंजरस होता है, क्योंकि उसका कोई इलाज भी नहीं है। और इसीलिए बोलते हैं HIV क्या करता है, हमारे इम्यूनिटी को कम कर देता है, और इम्यूनिटी को कम करा तो हमारा जीवन काल भी क्या हो जाता है, कम होते जाता है, इसलिए इतना डेंजरस है, ठीक है। और कोई HIV होने का कोई डर नहीं है, हो भी जाता तो यही उसका वो एक घातक है
कि हमारा जीवन काल कम हो जाता है। अगर वो बेचारा कोई 50 साल का होगा तो वो 30 साल, उसके 20 साल ऐसे कम हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो HIV इसमें है, गोनोरिया बैक्टीरिया है, ठीक। और एनीमिया क्या है, एनीमिया हमारा ब्लड की कमी से, ठीक है, हमारे ब्लड की अगर कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। अब वो एनीमिया अलग अलग प्रकार के होते हैं, आयरन की कमी से तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। B12 की कमी से तो B12 और फोलिक एसिड की कमी से तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो इस तरीके के हमने ये हेमेटोलॉजी में लेक्चर भी डले हुए, तो आप वहाँ से जाके उसको पढ़ सकते हो, ठीक। और हीमोफिलिया क्या है, ये हीमोफिलिया जो हमारा ब्लड, ठीक है, ब्लीडिंग, ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, उस कंडीशन को हीमोफिलिया बोलते हैं, ठीक है। डू नॉट स्टॉप ऑफ ब्लड, ओके। तो इस तरीके से भी ज़रूर पढ़े। इस क्वेश्चन में पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी पैरामीटर यूज टू डिफरेंशियस माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो देखो ये क्वेश्चन आ ही गया, जो कि हमने लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया गया है, आपको हर तरीके से उसमें बेनिफिट मिलेगी। माइक्रोसाइटिक एनीमिया कौन सा होगा, किससे होगा, मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक, ये सारी चीज़ें, हाइपोनॉर्मोसाइटिक, ये सारी चीज़ें उसमें लेक्चर में पूरी डली हुई है, ठीक है। जो हमने WBC में डिस्कस किया है, हेमेटोलॉजी का जो लेक्चर है, आप ज़रूर जाके देखें। उसमें जो एनीमिया वाला लेक्चर है हमारा, वो आप ज़रूर जाके देखो। तो इसमें तो अभी तो हम लोग यहाँ पर बता देंगे, लेकिन आपको यहाँ उतना समझ में नहीं आएगा, वो लेक्चर में आएगा, क्योंकि देखो इसमें से क्वेश्चन बनते ही है, 100% बनते हैं। तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि इतना सारा डिस्कस यहाँ पर करना, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। बाकी और चीज़ें भी डिस्कस करने लायक हैं, तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर देखें। उसमें पूरा एक्सप्लेन कि माइक्रोसाइटिक में क्या होगा, RBC का साइज़ कम हो जाएगा। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया मतलब एनीमिया क्या होगा, आप जो RBC का जो कलर होगा, ब्लड का जो कलर होगा, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। कलर तो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। नॉर्मोसाइटिक मतलब यहाँ पर सेल्स नॉर्मल रहेगी। लेकिन अब ये क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक बैक्टीरिया, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो माइक्रो और मैक्रो आप तो समझ में आ रहा है, हाइपोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, इस तरीके से जो जितने भी डाउट है आपको उस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर ये 3 कंडीशन आती है, इसमें तीनों में माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक एनीमिया किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, ऐसा बोला गया इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला पैरामीटर माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक एनीमिया को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इनमें डिफरेंशिएस तो कौन सा है, कौन सा पैरामीटर, वो तो क्या है। अब इसमें देखो, इसका आंसर आपने देख चुके हो कि इसका ए आंसर इज राइट है। अब ए आंसर क्या, इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंशिएस, क्योंकि MCV, ठीक है, मीन्स कार्पोस्कुलर वॉल्यूम। अब इसमें क्या होता है, RBC की मात्रा भी इसमें पता चल जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम बोला तो जो मीन्स कार्पोस्कुलर मतलब RBC की जो वॉल्यूम है कि हमारी बॉडी में कितनी RBC की मात्रा है, तो मात्रा देखेंगे तो क्या उसका शेप साइज भी दिख जाएगा हमारा माइक्रोसाइटिक में कि RBC छोटी हो रही है, कलर नॉर्मल है या हाइपोक्रोमिक है, कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और सेल अगर बढ़ रही है तो मैक्रोसाइटिक। तो ये जो कंडीशन होगा वो किस में क्लियर हो जाएगी, ये MCV में, ठीक है। तो MCV का आप रीडिंग भी ज़रूर का पढ़ के उसकी नॉर्मल रेंज, इसकी नॉर्मल रेंज नोट कर लो, ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज होने वाली है हमारी 80 से 100, ठीक है। FL फेनोमीटर, ठीक है, फेनोमीटर में इसकी मेजरिंग की जाती है। नेक्स्ट है MCH 27 से 32 पिकोग्राम, इसकी नॉर्मल रेंज जरूर याद रखें। MCSC, ठीक है, तो MCSC का है 32 से 36, ठीक है, या 27 से 32, सॉरी 27 से 32 MC क्या, 32 से 36 इसकी नॉर्मल रेंज है। और ग्राम पर DL में, ठीक है, MCSC की ग्राम पर DL में रहेगी और MCH का पिकोग्राम में रहेगी 27 से 32, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी ज़रूर याद रखें। इसकी यूनिट के ऊपर से हर साल क्वेश्चन पूछे गए और इनमें जो एनीमिया के ऊपर से भी क्वेश्चन पूछे गए, तो आप ज़रूर पढ़ें। और आपको अगर ये एनीमिया देखना होगा तो एक ही टॉपिक में हमने पूरा क्लियर किया हुआ है, तो आप वहाँ जाके ज़रूर देख सकते हो, ठीक है, एनीमिया वाला टॉपिक। तो इसमें जो MC है वो इन तीनों में डिफरेंशिएट कर सकता है। मैंने बताया ना कि मैक्रो मतलब RBC का बड़ा साइज, माइक्रो RBC का छोटा साइज, लेकिन उसका कलर क्या है, नॉर्मल है। तो इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम MCV करते हैं, ठीक है, MCV। इसमें देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिलेटेड टू माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। तो वो देखो एनीमिया हर साल पूछा गया है, तो आप
एनीमिया का चैप्टर ज़रूर देखिए, ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन लेक्चर देखोगे तो उससे रिलेटेड आपकी पूरी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पर बता ही रहे सारी चीज़ें, बट आपको और अच्छे से समझना तो आप उसको लेक्चर्स देख सकते हो जो एनीमिया का लेक्चर है। इसमें देखो, इसमें क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिलेटेड ऑफ माइक्रोस एनीमिया। ठीक है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया मतलब जिसमें क्या आरबीसी क्या हो रही है, छोटी हो रही है। ठीक, आरबीसी छोटी हो रही है, वो उस एनीमिया को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो आपका दिमाग मतलब आप इस तरीके से सोच रहे होगे कि तो भाई आयरन डेफिशिएंसी का मतलब जो आयरन की कमी से होता है वो आयरन डेफिशिएंसी है, उसमें साइज शेप का तो रोल नहीं है। ठीक है, हालांकि माइक्रोसाइटिक में भी हम उसका साइज आयरन डेफिशिएंसी में अगर ऑप्शन आता है तो उसमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया आता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया स्थिति नहीं है, तो जो आयरन, अब यहाँ देखो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पूछा है, तो ये क्यों होता है। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों होता है, आयरन की कमी से। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी होगी तो कौन सा एनीमिया होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। लेकिन जो अप्लास्टिक सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, अप्लास्टिक एनीमिया, तो अप्लास्टिक एनीमिया में ये क्या है, ये रिलेटेड है जो माइक्रोसाइटिक है। अब अप्लास्टिक का मतलब होता है हमारे बॉडी में जो सेल्स है वो छोटी हो रही है, कम हो रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन को अप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया है। ठीक है, वो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया जैसे B6 है, ठीक है, विटामिन B6 है, उसकी कमी से हम जो एनीमिया होता है वो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होता है। किसकी कमी से, B6। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आरबीसी का साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक, एंड एक और है थैलेसीमिया, तो आप जानते ही हो थैलेसीमिया बहुत ही गंभीर बीमारी है जो अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया होता है जो आरबीसी को कम कर देता है। ठीक है, तो ये आप जानते ही हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, तीनों थैलेसीमिया भी है और सिड्रोब्लास्टिक और अप्लास्टिक, इसमें माइक्रो जो आरबीसी का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, सिवाय आयरन डेफिशिएंसी का। तो आप इसका आंसर तो गलत कर ही नहीं सकते हो, अच्छे से पढ़ना कि आयरन डेफिशिएंसी आयरन की कमी से होता है, बाकी में माइक्रो, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन है। अगर आप इसमें एक ये समझ जाओगे तो आप बाकी लगा सकते हो सकता है अप्लास्टिक एनीमिया के बारे में पूछ लिया कि अप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। ठीक है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया कि B6 से। ठीक है, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तो मैंने बताया था B12 और फोलिक एसिड। ठीक है, पर्निसिस एनीमिया B12 की, ठीक है, एब्जॉर्प्शन से, अगर B12 का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है तो पर्निशियस एनीमिया। लिख लो, कॉपी में नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इससे क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द टर्म्स व्हेन अ इंटायर सीबीसी सप्रेस्ड ड्यू टू एनीमिया, इन्फेक्शन और हिमरेज। ठीक है, एनीमिया संक्रमण, रक्तस्राव के कारण जो संपूर्ण सीबीसी दब जाती है उसे क्या कहते हैं। मतलब इसमें क्या हो रहा है, कुछ भी सेल्स बन ही नहीं रही है, नॉट फॉर्मेशन ऑफ सेल्स कंप्लीटली। अगर ऐसा क्वेश्चन आप इसको देखो, सिंप्लीफाई कर लो, आप इसको 100% सही करोगे। कैसा पढ़ना है, अब संपूर्ण बोल दिया तो अब संपूर्ण सीबीसी का मतलब उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जितनी भी सेल्स है हमारी ब्लड में, जितनी भी सेल्स है वो बन ही नहीं रही है। ठीक है, तो नॉट फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे इरेथ्रोप्लेसिया। इरेथ्रोप्लेसिया मतलब यहाँ तो सिर्फ आरबीसी की बात हो रही है, तो ये हमारा तो गलत हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब यहाँ सिर्फ अकेली पेनिया बोला है, देखा, थ्रोम्बोसाइट मतलब होता है प्लेटलेट, और पेनिया क्या मतलब होता है कम हो रहा, तो यहाँ क्या हो रही है, अकेली प्लेटलेट की बात हो रही है और प्लेटलेट कम हो रही है, तो ये हमारा बी आंसर गलत हो जाएगा। और एक और दिया है ल्यूकोपेनिया। अब ल्यूकोपेनिया का मतलब होता है ल्यूकोसाइट, अब डब्ल्यूबीसी यहाँ पर कम हो रही है तो सिर्फ डब्ल्यूबीसी की बात हो रही है, तो एक जो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, जो पेनसाइटोपेनिया। पेनसाइटोपेनिया एक ऐसी कंडीशन में जो हमारा बोन मेरो ही डिफेक्ट हो रहा है। ठीक है, बोन मेरो सेल्स बनाना ही बंद कर दिया है, उस कंडीशन को बोल देते हैं पेनसाइटोपेनिया। ठीक, ध्यान रहे, इसको इस तरीके से समझे तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आरबीसी क्या ऊपर से बना तो इरेथ्रोसाइटिस। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, क्वेश्चन घुमा, हीमोस्टेसिस, ठीक है, हीमोलाइसिस, ठीक है,
हीमोपोइसिस, ये तीनों शब्द आप जरूर याद करके रखना और लिख लो। हीमोपोइसिस का मतलब होता है खून का बनना, ब्लड का बनना, पोइसिस हो रहा है, ठीक है, हीमोपोइसिस लिख लो। हीमोपोइसिस ब्लड का फॉर्मेशन, हीमोपोइसिस हो रहा है, ठीक है। हीमोस्टेसिस मतलब ब्लड स्टॉप हो रहा है, रक्त का थक्का बनना, तो वो क्या हो रहा है, हीमोस्टेसिस, रक्त का थक्का। इसको हम थ्रोम्बोपोइसिस भी बोलते हैं, लेकिन इसको स्टेसिस मतलब यहाँ ब्लड क्या क्लोट हो रहा है। और हीमोलाइसिस मतलब ब्लड टूट रहा है। तो इसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं, नोट कर लो, आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर अल्ट्रेशन करेक्ट इपिथेलिया सर्वेस ऑफ मोर्फोलॉजिकल पार्टीशन बिटवीन द क्या है न्यूबोरिंग सेल्स। अब ये बहुत थोड़ा एक पीजी लेवल का क्वेश्चन है और ये एमएमएलटी का लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बीएमएलटी ना किसी ने पढ़ा होगा और ना ही, ठीक है, किसी ने सुना भी नहीं होगा इस चीज़ को, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताना हूँ। आप नोट कर लो इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन अभी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन और आ जाए, तो मैं पूरी कंडीशन बताने वाला हूँ और ये क्या चीज़ है वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे ताकि आपको ये भी इजी लगे, ठीक। तो इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित इसमें से कौन सा कोशिकीय परिवर्तन उपकला से जुड़ा हुआ है जो पड़ोसी कोशिका के बीच रूपांतरक विभाजन के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। किससे जुड़ा है ये, हमारे कोशिका और उपकला को। अब उपकला मतलब इपिथेलियल टिश्यू जानते हो, ठीक है, हमारी सेल्स से और उपकला से जुड़ा हुआ है, उन दोनों को, कोशिका और, ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू को कनेक्ट कर रहा है दोनों को। तो हम इसमें देखते हैं ग्लाइकोकैक्सिल्स, ठीक है, इसमें जो एक शब्द दिया हुआ है, तो देखो आप, अगर मैं इसमें ऑप्शन बता देता हूँ तो आप इसको राइट आंसर कैसे करोगे, ठीक है। इसका मैं आंसर इस तरीके से देखो, 1 2 3 4 चारों ऑप्शन हमें दिख रहा है, इसका आंसर आप ही करना, ठीक है। इसको कमेंट्स में ज़रूर बताओ, कमेंट्स में सब बताओ कि इसका ऑप्शन क्या आने वाला है, ठीक है। भले गलत भी हो लेकिन इसका आंसर बताओ, ठीक। सभी के सभी इसका आंसर ज़रूर करें, कमेंट्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। भले तुक्का ही मारो या गलत भी करो, लेकिन इसका आंसर करो, ठीक है। इसका आंसर क्या आने वाला है, फिर मैं इसके मतलब बता रहा हूँ। चलो ठीक है, हम अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब होता है ग्लाइकोजन, प्रोटीन और लिपिड का मिश्रण समूह, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब क्या हो जाता है, इसमें ग्लाइकोजन भी है, लिपिड से, अब कैलिस बोलता है ना, कैली बोला है कैलिक्स, ठीक है। तो इसमें तीनों चीज़ों का मिश्रण समूह को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अब मेक्यूला एडिरेंस का मतलब होता है, इसमें क्या हुआ, दोनों मसल्स आपस में, कोशिका एक दूसरे को जोड़ रही है, ठीक है। क्या कर रही है इसमें, दोनों कोशिका आपस में एक दूसरे को जोड़ रही है। लेकिन इसमें क्या बोला है, कोशिका भी और उपकला को भी, ठीक है, कोशिका और उपकला दोनों को जोड़ता है। तो पहला वाला बी वाला तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। बी वाला क्या है, सिर्फ कोशिका, दो कोशिकाओं को आपस में वो जोड़ने का काम करता है। लिख लो कि मेलिकुला एडरेंस का मतलब क्या होता है, मेक्यूला एडरेंस का मतलब होता है दो कोशिका को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है, उसको मेक्यूला बोलते हैं, ठीक। अब समझना इसको, जूनोला एडरेंस, अब जूनोला एडरेंस का मतलब होता है दो एपिथेलियल को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। दो टिश्यू होते हैं आपस में, उनको कौन जोड़ रहा है, जूनोला एडरेंस, ठीक। अब इसका आंसर आप समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है, जूनोला ऑक्यूलिडेंट, ठीक है, ऑक्यूडेंट्स। जूनोला एक्यूडेंट्स का मतलब होता है ये कोशिका और हमारे उपकला को जोड़ के रखता है, ठीक। तो हमारे क्वेश्चन में भी तो यही आंसर था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कोशिका और एपिथेलियल को कौन जोड़ता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं जूनोला, ठीक है, ऑक्यूडेंस। अब इसको नोट कर लो आप अच्छे से,
मसल सेल्स टू सेल्स मेक्यूला अधेरेंस, ठीक है, एंड एपिथेलियल टू एपिथेलियल जूनोला अधेरेंस एंड सेल्स टू एपिथेलियल्स, ठीक है, एपिथेलियल्स को आप बोलेंगे जूनोला ओक्यूडेंस। लिख लो इसको, नोट कर लो, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि दो सेल टू सेल का अगर आ जाएगा तो मेक्यूला अधेरेंस, और दो आपस में टिश्यूज की बारी आ जाएगा तो जूनोला, ठीक है। ये सारी चीज़ें पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े टफ आते हैं लेकिन हमें समझना है, इनके मीनिंग जरूर पढ़ लेना है। हालांकि ये टफ क्वेश्चन है, MMLT लेवल का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच ऑफ दीज सेल्स डज नॉट फ्रिक्वेंटली अकर इन लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये तो हमारा BMLT का सिलेबस है, ठीक है। इसमें बहुत इजी चीज़ पूछ लिया इसमें कि इनमें से कौन सी कोशिका ढीले संयोजक में प्रायः नहीं पाई जाती है, ठीक है। वो ढीली नहीं है, बाकी तो सब ढीली हैं, तो आप समझ ही रहे होंगे उसमें फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, तंतु कोशिका, माइक्रोग्लिया, हिस्टोसाइट, मस्ट सेल्स। तो इसका आप राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट में ज़रूर बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तुक्के लगाओ, खूब तुक्के लगाओ, ठीक है, जिससे आपको क्या होता है अभी अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस आएगा कि यार मैंने तुक्का लगाया था, एक अंदाजा आपका दिमाग क्या सोचता है, ठीक है। आपके दिमाग को भी सोचने की कैपेसिटी बढ़ाओ उसको, आपका दिमाग क्या बोल रहा है और आंसर क्या था। सही होगा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और गलत होगा तो आपको सही चीज़ की जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका ज़रूर इसमें कमेंट्स में जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सोचने वाली बातें हैं ये। इनमें से कौन सी कोशिका ढीले संयोजी ऊतक में प्रायः नहीं पाई जाती है, ठीक है। डू नॉट फ्रिक्वेंटली अकर इन लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता ही नहीं है। चलो अब हम समझते हैं, और फिर उसका आंसर देखना आप कि आप लोगों ने क्या आंसर किया है। फाइब्रोब्लास्ट का मतलब होता है, अभी क्या है, फाइबर्स होते हैं, तो फाइबर्स तो ऑब्वियसली ढीले होंगे, लूज होंगे ना फाइबर्स। अब फाइबर्स क्या मतलब लचीले होंगे। ऑप्शन ए कट, ठीक है। हिस्टोलाइट, हिस्टो मतलब हिस्टोसाइड बोला है, हिस्टोसाइड मतलब टिश्यू, ठीक है। हिस्टोसाइड का मतलब होता है टिश्यू, ठीक है, टिशोसाइड। और टिश्यू भी क्या होते हैं, लचीले होते हैं, और मस्ट सेल तो लचीली होती ही है। लेकिन जो माइक्रोग्लिया है, अब माइक्रोग्लिया क्या है, ये हमारा ये ब्रेन और स्पाइनल में पाया जाने वाला है, ब्रेन्स में पाया जाता ना ये माइक्रोग्लिया। तो ये क्या है, ये डू नॉट लूज कनेक्टिव टिश्यू, इज अ मेड अप ऑफ डू नॉट लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये जो माइक्रोग्लिया है ये कनेक्टिव टिश्यू के नहीं बने होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं माइक्रोग्लिया, क्योंकि ये हमारे दिमाग की बात हो रही है, ब्रेन की बात हो रही है। तो ब्रेन में अगर ढीले होंगे तो हमारा दिमाग क्या होगा, ठीक है, लूज होगा, लेकिन हमारा जो ब्रेन होगा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये माइक्रोग्लिया, ठीक है, गैंग्लिया, ऐसे क्वेश्चन को रिलेटेड करो हमेशा, तो ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, संयम रखना है। और कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आप किस तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं। हम पेपर सोल्व कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ मैच्योर बोन, आप पहले ही कमेंट कर दो, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन देखने से पहले कमेंट्स कर दो उसमें, ताकि आपने आपको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। और हमें भी पता चलेगा कि बच्चे रियल में पढ़ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी ब्रेन की कैपेसिटी को चेक करने के लिए हम लेके आए हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ मैच्योर बोन, ठीक है, निम्न में से कौन सी मैच्योर बोन है, ठीक है। सॉरी इनमैच्योर बोन बोला है, मैच्योर डू नॉट नहीं, इनमैच्योर बोन भी है बोला है, ठीक है। तो डेंस बोन, अब डेंस बोन तो कठोर हो भाई, कठोर है भाई, वो क्या मैच्योर बोन है, ठीक है। कैल्केनियस बोन और कॉम्पैक्ट बोन, तो ये सारी क्या है, ये सभी की सभी इन मैच्योर बोन है, ठीक है। ये अब डेंस भी क्या है, ये इनमैच्योर फॉर्म में नहीं, ये मैच्योर हुआ है तभी तो उसको डेंस बोलते हैं। और कैल्केनियस बोन और कॉम्पैक्ट बोन, ये जालीदार बोन होती है, ठीक है। जो कॉम्पैक्ट बोन कहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ पर हमारा बोन मेरो बनता है, एकदम जालीदार बोन हड्डी होती है, वो पहले से क्या होती है, वो मैच्योर है। लेकिन जो हमारी ओवल बोन है, ठीक है, बुनी हुई हड्डी, तो वो हमारी इनमैच्योर बोन है। तो बी इसका राइट आंसर है, ठीक। कौन सी बोन है, बुनी हुई, वोवेन बोन। डेंस बोन तो आपको डेंस फाइबर ऐसा सुनने में आता है, कैल्केनियस पैर की हड्डी, ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन, ये सारी चीज़ें मैच्योर फॉर्म में है। तो हो सकता है अगली बार यहाँ पर इनमैच्योर की जगह मैच्योर डाल दिया,
बहुत सारी हमारी बॉडी में इनमेच्योर बोन्स आ जाएगी और एक उसमें मैच्योर डाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या है, सभी मैच्योर डाल दिया और एक ही इनमेच्योर है, लेकिन अगली बार सब इनमेच्योर होगी और एक ही मैच्योर होगी, ठीक है। तो अब इस तरीके से भी तैयारी करके रखें। व्हाट टाइप ऑफ सेल मेक ऑफ अ कार्टिलोजिनस मैट्रिक्स, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने वाली बातें हैं। किस प्रकार की कोशिका कार्टिलोजिनस मैट्रिक्स बनाती है? कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। आप कॉन्ड्रोसाइट, ये कंप्लीट कॉन्ड्रोसाइट सेल से, ठीक है। समझने वाली बात है, अच्छे से समझो इसमें, और बाकी चीज़ें तो उसमें कन्फ्यूज़न करने के लिए दी जाती है, जैसे ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है, ये कन्फ्यूज़न करने के लिए। बाकी हम ओस्टियोसाइट और कॉन्ड्रोसाइट को तो हटा ही देते हैं। ओस्टियोसाइट का मतलब, ओस्टियो मतलब तो बोन, ठीक है, बोन बोन बोल दिया ना, वो भी उसमें क्या बोला है, किस प्रकार की कोशिका कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स बनाती है, कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स बनाती है, ठीक है। तो ओस्टियोसाइट तो ऑलरेडी बोन की सेल से, कॉन्ड्रोसाइट भी बनी हुई सेल से, लेकिन हम जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ते हैं तो उसका जो फर्स्ट स्टेज होता है जो बनता है, ठीक है, ये क्या होता है, जैसे आरबीसी किससे बन के आती है, इरेथ्रोब्लास्ट, ठीक है, और ठीक है, आरबीसी किससे बनी आती है इरेथ्रोब्लास्ट। प्लेटलेट किससे बनी होती है, मेगाकारियोब्लास्ट। तो ऐसा दिमाग लगाओ ना, आरबीसी को किससे, आरबीसी जो फर्स्ट स्टेज को जिससे आरबीसी बनती है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, ब्लास्ट बोलते हैं ना, मेगाकारियोब्लास्ट, प्लेटलेट का फॉर्मेशन, इरेथ्रोब्लास्ट, ठीक है। इरेथ्रोब्लास्ट में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो यहाँ पर भी तो वही सारी चीज़ें पूछा गया, इसमें क्या पूछा, उसमें कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स बनाती है, तो बनाने को क्या बोल रहा है, ठीक है, मतलब आधा फॉर्म बना है, जिसमें जो कॉन्ड्रोसाइट तो कंप्लीट फॉर्म है, ठीक है, ओस्टियोसाइट भी कंप्लीट फॉर्म है, और ओस्टियोक्लास्ट ये तो कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है। तो जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है, कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या बनाता है, कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स बनाता है, क्योंकि ये इनमेच्योर वर्ड है, ठीक है, इनकम्प्लीट वर्ड है कॉन्ड्रियोब्लास्ट। तो इस तरीके से इसको समझे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी चीज़ें पूछ सकते हैं, तो आप उसको नोट कर ले। जिस तरीके से आरबीसी को हम लोग इरेथ्रोब्लास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लास्ट, मेगा कार्डियोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नोट करो जरूर, और कमेंट्स किया करो, जैसे ही यहाँ डिस्प्ले पे आता है आप कमेंट्स कर दो, भले गलत करो, तुक्का मारो, वो आपके ही दिमाग की मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए हम लोग ये लेके आ रहे हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट हैज़ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, देखो इससे रिलेटेड 2022 में क्या ट्रिपल क्रोमोसोम्स पूछा है। अगर दो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा, जैसे आपने को पता है कि 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम, लेकिन अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा तो उसको क्या बोले हैं, ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या त्रिगुणित, उसको हम क्या बोल देंगे, त्रिगुणित, ठीक है, इसको हम ट्राइजोम्स बोले थे, ठीक है, ट्राइजोमी। अब यहाँ पूछा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से ब्रायोफाइट में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या होती है, ठीक है। अब द्विगुणित सुनकर अधिकतर लोग गेमेट लगाते हैं, क्योंकि गेमेट्स में मादा गेमेट्स और नर गेमेट्स दोनों हो सकते हैं, ठीक है, स्पर्म भी हो सकता है और ओवा भी हो सकता है, करके गेमेट्स लगा देते हैं, जो कि उसका आंसर गलत है। इसमें कुछ और पूछ रहा है, ठीक है। अब जो गेमेट्स का क्या होता है, उसको उसका तो ये न्यूबॉर्न्स में होगा, ठीक है, या तो वो मादा गेमेट्स होगा तो वो एक ही होगा, और नर गेमेट्स होगा तो वो भी अकेला ही होगा। लेकिन यहाँ द्विगुणित संख्या पूछी गई है, तो द्विगुणित संख्या कब होगी ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले आप कमेंट्स में बताओ, अपने हिसाब से कमेंट्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है, और इसको मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, और आप इसको नोट करो। भाई गेमेट्स एक ही होगा, या तो मादा का होगा या नर का होगा, ठीक है, या तो ओवम का गेमेट्स होगा या तो स्पर्म गेमेट्स होगा। तो ये इसका आंसर हट जाएगा। स्पोर्स, अब स्पोर्स मतलब होता है स्पर्म, ठीक है, तो ये भी युग्मक, तो ये भी हमारा बीजाणु, ये भी एक ही हो सकता है, या तो मादा का बीजाणु हो सकता है या तो नर का हो सकता है, तो ये भी आंसर गलत है। अब इसमें क्या पूछा गया, स्पोर्स मदर सेल्स। अब सोचो, अब मदर सेल्स कब बनेगी, ठीक है, मदर सेल्स वो कब बनेगी, समझ रहे हो, वो माता कब, जैसे एक फीमेल है तो वो मदर्स कब बनती है, जब उसमें कोई दूसरी सेल आके बनती है, 2 जोड़े बनेंगे तभी तो वो मदर सेल बनेगी ना, तभी तो वो माता बनेगी। जब नर्स के स्पर्म्स अगर उससे को रिलेट कर जाएंगे, वो 1 का 2 हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, तभी तो वो मदर सेल्स कहलाएगी। स्पोर्स का मतलब तो एक अकेला बीजाणु होगा, चाहे बीजाणु आप, ठीक है, अब ओवम्स को ले लो या स्पर्म्स को ले लो, तो वो एक अकेला है,
लेकिन जो उसी के अंदर अगर कुछ स्पर्म्स आ गया है तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा उसको मदर सेल्स में, ठीक है। तो मदर सेल्स ही तो आप समझ रहे हो ना, तो इसका जो आंसर आएगा स्पोर मदर सेल्स, ठीक है, ना कि न्यूक्लियर गेमेट्स। तो ये कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है, तो इस तरीके से आप को रिलेट करके ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कंफ्यूज के लिए आते हैं, कभी हिंदी हिंदी उसमें सही लिखा आता है, कभी इंग्लिश सही लिखा आता है। बाकी तो इसमें वो टेस्ट अपने को कंफ्यूजन करने के लिए आता है, लेकिन आप लोग कंफ्यूजन मत हो। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं तो आप इस लेवल का ज़रूर पढ़ के रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट एंथ्रोइड। अब यहाँ आप इसको एंथ्रोइड को ज़रूर, ठीक है, ब्रायोफाइट, ठीक है, ये ब्रायोफाइट को ज़रूर पकड़ के रखे, ब्रायोफाइट एंथ्रोइड को, इसका मतलब क्या होता, तभी आप इसको सही आंसर कर पाओगे, ठीक है। इसमें क्या पूछा, अब इसका हिंदी आपने को समझ में नहीं आएगा कि निम्नलिखित से कौन सी ब्रायोफाइट एजेथ्रोइड की विशेषता है, ठीक है। अब हमको इसको कैसे रिलेट करें, क्या पढ़े, है बहुत इजी क्वेश्चन। जैसे मैं आपको समझाऊंगा, पहले तो कमेंट्स करो इसमें कि कमेंट अपने हिसाब से कमेंट्स करो क्या इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। ऑलमोस्ट बच्चों को पता भी होता है, फिर भी कमेंट्स कर दिया करो यार, कमेंट्स करने में क्या दिक्कत हो रही है। आपको ही आपका ही नॉलेज एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है, और दिमाग आपका डेवलपमेंट होगा, कैपेसिटी मेमोरी पावर और बढ़ेगा आपका, ठीक है। इसको देखो अब हम किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, और इससे क्वेश्चन आने वाला ज़रूर है। इसका मैं बताऊंगा कि मल्टी फ्लेजिला भी उसका आंसर आएगा, ठीक है, नो फ्लेजिला भी आएगा, और वन फ्लेजिला भी आएगा, और टू फ्लेजिला भी आएगा, लेकिन किस किस कंडीशन में आएगा वो हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन अच्छे से समझो और नोट ज़रूर कर लो। इसमें क्या पूछा गया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट। अब ब्रायो जैसे मोनोफ्राइट, बायोफ्राइट, पेरीफ्राइट शब्द जुड़ रहे हैं इसमें। मोनोफ्राइट बोलता तो एक फ्लेजिला होता है, क्योंकि सिंगल फ्लेजिले की बात हो रही है यहाँ पर। मोनोफाइट एजेथ्रोइड, ठीक है। अगर उसमें पेरी शब्द जुड़ता है तो उसका जो आंसर होता है हमारा मल्टीपल फ्लेजिला, पेरी ट्राइकस, ठीक है, मोनोट्राइकस, एम्पी ट्राइकस, लोबो ट्राइकस, पेरी ट्राइकस, ये भी हम फ्लेजिला वाले मॉर्फोलॉजी ऑफ जो हमारा लेक्चर डला हुआ है उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर एक फ्लेजिला हुआ उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, मोनो बोलेंगे। चारों तरफ फ्लेजिला हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, एक तरफ फ्लेजिला होगा तो लोम्फोट्राइकस। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा है, तो वही चीज़ें देखो इसमें घुमा के दे दिया, थोड़ा जो क्वेश्चन डाल दिया उसमें, बाकी है वही चीज़ें, दो फ्लेजिला, एक फ्लेजिला और मल्टी फ्लेजिला। क्वेश्चन तो उसमें वही पूछा है, बस समझने वाली बात है। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत टफ है, टफ नहीं है, इसको घुमाया बनाया हुआ क्वेश्चन, ये सिलेबस से है, BMLT से ही है, और बहुत ईजी है, ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दो आएगा, क्योंकि इसमें ब्रायो बोला है, ध्यान दो, ब्रायोफाइट्स, ब्रायो का मतलब बाय, डाई, ट्राई, ठीक है, तो इसमें दो फ्लेजिलेट होंगे, ठीक। अगर इसमें पेरीफ्राइट आता तो इसका मल्टीपल फ्लेजिल आता है, मोनोफ्राइट आता है इसका तो वन फ्लेजिल आता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, अगली बार पेरीफ्राइट भी आ सकता है, मोनोफ्राइट भी आ सकता है, नोट करो। व्हाट इज अ ऑफ टिश्यू मेक ऑफ ट्रेकियल रिंग्स। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और सभी इन लोगों ने इसका कमेंट्स में भी सब राइट बताएंगे, तो कमेंट सब में राइट कर दो इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो सब जानते हो उसमें, अगर नहीं जानते वो भी समझ लें, ठीक है। तो जो सीधे सिंपल बात है क्या है, जो श्वासन नली होती है हमारी, वो किसकी बनी होती है, कौन से ऊतक की बनी होती है, वो तो सब जानते हो कि जो हाइलिंग कार्टिलेज होगा उसकी बनी होती है। इसको ज़्यादा डिस्कस करने की है नहीं है, इसको हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि हाइलिन कार्टिलेज इसका राइट आंसर आएगा, ओके। इसमें फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और घुमावदार क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट बहुलक का एक उदाहरण है। तो अब ये बहुत आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या पूछा गया है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट पूछ लिया तो लिपिड और, ठीक है, लिपिड और केबिट और हाइड्रेट, ये तीनों सब्जेक्ट तो आपके दिमाग से बाहर ही भाग गए होंगे, बहुत दूर दूर चले गए होंगे, ठीक है। भाई लिपिड तो उसका बी आंसर तो होना नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं होना है, कार्बिड भी हो ही नहीं सकता, हाइड्रेट है ही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर तो ग्लाइकोजन ही आएगा, लेकिन ग्लाइकोजन क्यों आया है ये हमको बता है, क्योंकि इस बार बहुलक पूछा गया है।
अगली बार कुछ अलग पूछ ले, ठीक है। बहुलक क्या होता है, ठीक है, वो हम आपको बता रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के अपन ने पढ़े हैं, ठीक है। 4 प्रकार के, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब एक कार्बोहाइड्रेट, वो मोनो, और डाइसेकेराइड मतलब 2, ठीक है। ओलिगो मतलब कुछ, ओलिगो का मतलब होता है कुछ, ओलिगोसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड होता है मोर देन, 2 या 2 से अधिक, ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है। मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, और ओलिगो मतलब 2 या, ठीक है, 2 से 4, हम क्या क्या बोल सकते, 2 या 2 से अधिक, ऐसा बोल सकते हैं। और पोली का जब बारी आती है तो मोर देन 10, वो मतलब बहुत बहुत सारे हो सकते हैं। पोली मतलब बहुत सारे, ओलिगो मतलब कुछ, ठीक। तो ये सारी चीज़ें ध्यान जरूर रखें, ठीक। ठीक है, तो इस तरीके से आप ज़रूर पढ़ें इसको। इसका आंसर क्या है, ग्लाइको। अब देखो ग्लाइको क्यों क्यों आ रहा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ, ठीक है। अब ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेकेराइड है, ऐसा भी समझ सकते हो। और ग्लाइकोजन क्या चीज़ है, ये जब ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो ग्लाइकोजन बनाते हैं, ठीक है। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, तो गैलेक्टोज, माल्टोज, ये सारी चीज़ें ज़रूर पढ़ ले, ठीक है। या 2 या 2 से अधिक ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो ग्लाइकोजन बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही लेक्टोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, ये सारी सीरीज है, ठीक है। अगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिले, लेक्टोज बनेगा तो फ्रुक्टोज बना लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेगा तो वो माल्टोज बना लेगा। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़ के रखें, ठीक है। तो उस नेक्स्ट टाइम पे ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। यहाँ तो इजी क्वेश्चन था, बहुलक पूछ लेगा तो ग्लाइकोजन तो हम अगर सब किसी ने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। लिपिड और हाइड्रेट और कार्बोनेट को हटाओ, ग्लाइकोजन इसका राइट आंसर आएगा। और इस तरीके से भाई ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ग्लाइकोजन, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है, तो लेक्टोज बना लेगा, ठीक है। और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये माल्टोज बना लेगा। तो इस तरीके से इसमें वेरिएशन हो सकता है, आप इसको करेक्शन करके एक लिख ले, ठीक। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो विच इज नॉट मेजर साइज क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख आकार नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का आकार पूछा ही नहीं इसमें, तो कौन है, मतलब बड़ा आकार नहीं है। मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, और ठीक है, साइकोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। तो भाई साहब अभी जस्ट हमने डिस्कस किया इससे पहले कि जो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, मोनोसेकेराइड दिया हुआ है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड भी कार्बोहाइड्रेट है, ओलिगोसेकेराइड भी कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जो साइकोसेकेराइड क्या है, ये ऐसे कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिया है, ठीक है। साइकोसेकेराइड कोई ऐसा इसका प्रमुख पार्ट नहीं है, ठीक है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो आप लोग अच्छे से पढ़े। अगली बार ऐसा मोनोसेकेराइड की एग्जांपल दे दिया कि ये सारे के सारे मोनोसेकेराइड है एक्सेप्ट, ऐसे ही पॉलीसेकेराइड के ऊपर से भी बन सकता है कि ये सारे पॉलीसेकेराइड है एक्सेप्ट, एक उसमें वो मोनोसेकेराइड डाल देगा। तो ये क्वेश्चन भी आप ज़रूर तैयार करके रखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट मोनोसेकेराइड इन नेचर, ठीक है। नीचे दिए गए प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला मोनोसेकेराइड कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट्स में ज़रूर बताओ इसका आंसर ही आ गया, प्राकृतिक सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला मोनोसेकेराइड कौन सा है। तो सिंगल पॉलीहाइड्रो एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन यूनिट, ठीक है, 5 कार्बन शुगर, एफ फ्रुक्टोज ग्लूकोज, ऐसा पूछा है। तो आप इसको देखो, ये 6 कार्बोहाइड्रेट शुगर डी ग्लूकोज क्यों आया, इसका कोई रीज़न है। जैसे हम आप ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6। इसमें तो जो कार्बोहाइड्रेट कितना है नेचुरली, तो जो कार्बन संख्या कितनी होती है, 5 थोड़ी होती है, 6 होती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ऑक्सीजन की संख्या पूछ लेते हैं, हाइड्रोजन की संख्या पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी नोट कर लो, ठीक है, सूत्र याद कर लो, C6H12O6। तो 6 कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल, और हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। तो ऐसा क्वेश्चन नोट जरूर कर ले और पढ़ ले अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें, कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्ट्रॉन, बाइल एसिड आर एग्जाम्पल विच कैटेगरीज
ऑफ बायोलॉजिकल लिपिड। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरोन और पित्त अम्ल जैविक लिपिड की किस श्रेणी के उदाहरण हैं? तो सेक्रोलिपिड, स्टेरोलिपिड, पेरिनोलिपिड और ग्लिसरोलिपिड। तो आप सभी लोग जानते हैं भाई ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरोन, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, ठीक है। जैसे ये किस में अधिकतर ऐसे पाए जाते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी हो, प्रोजेस्टेरोन भी हो, बाइल एसिड भी। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, इसको इजी करो, पहले तो सिंप्लीफाई करो। मेरा मतलब ही क्या, एक उद्देश्य क्या रहता है, हर एक चीज़ को सिंप्लीफाई करना। मैं लेक्चर भी लेता तो उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो जैसे बॉडी बिल्डर बनाते तो वो क्या खाते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं कि नहीं, ताकि उनको अच्छा कोलेस्ट्रॉल मिले, प्रोजेस्टेरोन मिले और सब सारी चीज़ें न्यूट्रिशन क्या लेते हैं। तो वो क्या रहता है उनमें, जो पाउडर भी लेते तो वो लेते क्या चीज़ें, स्टेरॉइड लेते हैं। क्या लेते हैं, स्टेरॉइड लिपिड लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आप देख ही रहे हो उसका, ठीक है। बाकी तो कन्फ्यूज़न करने के लिए दे दिया है, तो आप इसको स्टेरॉइड लिपिड ज़रूर याद रखिए, ठीक है, ना ही ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करो, सिर्फ एनर्जी मिलती है, ठीक है, ग्लूकोज प्लस। अब ये बहुत इजी है, ठीक है। इसमें कोलेस्ट्रॉल का स्टेरॉइड है, ठीक है। अब प्रोजेस्ट्रॉन भी बोल दिया, कोलेस्ट्रॉल तो लिपिड है, लेकिन इसमें प्रोजेस्ट्रॉन बोला है। अब प्रोजेस्ट्रॉन भी क्या है इसमें, स्टेरॉइड, ठीक है, स्टेरोल है ना ये, ठीक है, ये स्टेरोल है। तो इसका आंसर हमारा स्टेरोल लिपिड कॉम्बाइन बना है, दोनों को जे लिखा है। कोलेस्ट्रॉल तो हमारा लिपिड और प्रोजेस्ट्रॉन क्या शब्द है, स्टेरोल, है ना। तो को रिलेट कर रहा है। और इसमें ग्लिसरोलिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड है इसमें, ठीक है। और ऊपर वाला सैक्रोलिपिड्स, तो ये तो अलग ऑप्शन है। तो स्टेरॉइड आप याद रखो, ठीक है। नेम ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर डाई डिस्प्लेड इन फिगर बिलो। जो फिगर दिया गया है इसका हमें बताना है कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें स्टेरॉइड न्यूक्लियस दिया गया है, OH दिया गया है, अल्कलाइन साइड चेन दी गई है। थोड़ा ये डिफिकल्ट टाइप का है, लेकिन इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दिया है इसमें, एल्कलाइन साइड चेन, ठीक है, एल्कलाइन चेन है, ठीक है, H ग्रुप है, OH ग्रुप है और स्टेरॉइड ग्रुप है। तो इसमें देखेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन इसमें दिया गया। नीचे दिया आकृति में प्रदर्शित रासायनिक संरचना का पूरा नाम, ये जो संरचना बनी है वो किसकी है, ठीक है। तो हमें पूरी संरचना को अच्छे से देखना होगा, जिसकी केमिस्ट्री अच्छी होगी तो वो तो फटाक से पहचान जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ इसका, तो इसका आंसर जो राइट होगा वो किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे। क्योंकि एक देखो, जो कातिल होता है वो भी एक कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है, लेकिन ऐसे ही डायग्राम में भी हमें कोई ना कोई सबूत मिल ही जाता है, ठीक है। तो हमें भाई CID सब लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग भी यहाँ पर क्या सबूत ही तो ढूंढते हैं। जो हमको जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्या ढूंढते हैं, आंसर, मतलब सबूत कि इसका सही आंसर क्या होगा। वही कातिल का भी ऐसे CID भी यही लोग काम करके कि इसका सही कातिल कौन है, ठीक है। तो हम लोग भी एक CID लेवल की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ओके, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, इसका हाइड्रोकार्बन। अब इसमें स्टेरॉइड जुड़ गया, तो इसका आंसर जो होने वाला है हमारा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किए स्टेरॉइड में उसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोजेस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल। हमने ऐसा शब्द देखा ना, तो इस स्ट्रक्चर में हमें स्टेरॉइड मिल गया। तो स्टेरॉइड इसमें क्या आएगा, हाइड्रोजन में तो होगा नहीं, ओमेगा में होगा नहीं, हाइड्रोजोल में होगा नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा कोलेस्ट्रॉल, ठीक। तो ये हमारा सबूत है। तो ऐसा डायग्राम में कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो स्टेरॉइड न्यूक्लियस मतलब कोलेस्ट्रॉल, डी इसका राइट आंसर। विच लिपिड हैव सिमिलर डायमेंशनल फिजिकल एंड प्रॉपर्टीज बट प्रेजेंबली प्ले डिफरेंट रोल इन मेम्ब्रेन, ठीक है। किस लिपिड के समान आयाम और भौतिक गुण समान होते हैं, लेकिन संभवतः झिल्लियों में विभिन्नता पाई जाती है। तो इसमें देखेंगे फास्फोडियल क्लोरिन, स्पिंगोमाइसिन, ट्राइग्लिसराइड एंड टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन में है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा फास्फेडाइल कोलाइन स्पिंगोमाइलिन, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनकी जो ऐसी स्ट्रक्चर होता है कि लिपिड के समान आयाम और भौतिक गुण तो समान होते हैं, ठीक है, भौतिक गुण और आयाम समान होते हैं, लेकिन इनमें झिल्लियों में थोड़ी डिफरेंशियस पाई जाती है। किसकी, फास्फेडाइल कोलिन और स्पिंगोमाइलिन, ठीक। तो इसका राइट आंसर आ गया। व्हाट इज द हेड ग्रुप ऑफ स्पिंगोमाइलिन, ठीक है, या स्पिंगोलिपिड।
अब इसका आंसर तो आप ऊपर देखो, ये दोनों को एक क्या है कॉम्बाइन कर दिया। आपको अगर नीचे वाला समझ में आ रहा है तो ऊपर का आंसर राइट कर दोगे, और ऊपर वाला समझ में आ रहा है तो नीचे का आंसर राइट कर दोगे। कैसे? इसमें हेड ग्रुप ऑफ स्पिंगोमाइलिन। अब स्पिंगोमाइलिन के इसमें आगे क्या जुड़ा है अब देख लो, इसमें इसी का आंसर इसी में छुपा हुआ है, फास्फो, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है फास्फोएल्डिहाइड कोलिन और स्पिंगोमाइलिन जुड़ा है, फास्फेट है कि नहीं, फास्फेट जुड़ा है इसमें स्पिंगोमाइलिन में। तो अगर आप दोनों में से कंबाइन करोगे तो दोनों का आंसर राइट कर दोगे। अब इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें क्या जुड़ा है, फास्फोकोलिन, तो डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमें देखो कहीं ना कहीं मैंने बताना कि हमारा एक CID लेवल का इन्वेस्टिगेशन है, हम इसी तरह से सभी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से सिखाते हैं। ऐसे अगर दो टफ क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो दोनों को साथ में देंगे और कन्फ्यूज़न करने के लिए देंगे, और दो इजी क्वेश्चन भी साथ में ही देते हो ताकि दोनों में से एक तो गलत करे, ठीक। तो आप लोग भी इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। इन विच लिपिड 1 और 2 गैलेक्टोज रेडियस आर कनेक्ट बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, किस लिपिड में एक या दो ग्लैक्टोज अवशेष और डाइग्लिसराइड के 3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं। सिंपल पूछा गया है, इसमें क्या क्या जोड़ रहा है, इसमें लिपिड और गैलेक्टोज, मतलब लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को जुड़ रहा है। इसमें गैलेक्टोज क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें देखो सल्फोलिपिड, इसमें सल्फेट ग्रुप है और लिपिड है, ऑप्शन हमारा हट जाएगा गैलेक्टोलिपिड, ठीक है। इसका जो आंसर क्या है, गैलेक्टोलिपिड। अब आई गया, नाम से आ गया, इसमें गैलेक्टोज भी आ गया और लिपिड भी आ गया, तो 20 का आंसर राइट हो गया। अब ये देखो सिंपल पूछा है, ये किसका क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड पूछ लिया इसमें, लेकिन ये क्वेश्चन कितना घुमा दिया इसमें, क्या पूछा इसमें, क्लासिफिकेशन पूछा उसमें। 1 मॉलिक्यूल क्या है, लिपिड है, और 2 मॉलिक्यूल क्या है, गैलेक्टोज। तो इसमें क्या आएगा, गैलेक्टोलिपिड, ठीक है। आंसर ही ऑप्शन में ही हमारा आंसर है, जो क्वेश्चन दिया है उसी में हमारा आंसर है, दोनों को मिला के गैलेक्टोलिपिड बना दिया, ठीक है। स्पिंगोलिपिड ये तो आएगा नहीं, इथर लिपिड अलग हो जाता है, ठीक। तो इसका जो आंसर है गैलेक्टोलिपिड है। क्या चीज़ ये, लिपिड का क्लासिफिकेशन। अगर सल्फेट कण और लिपिड मिलता तो सल्फोलिपिड, प्रोटीन और लिपिड मिलता तो क्या होता है, लिपोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिलता तो ग्लाइकोप्रोटीन, और यहाँ पर ग्लेक्टोज कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ दिया तो ग्लेक्टोज उठा लिया उसने, ठीक है। ग्लेक्टोज उठा लिया तो ग्लेक्टोलिपिड, अगर फ्रुक्टोज उठाता तो फ्रुक्टोलिपिड। तो इस तरीके से आप नोट ज़रूर कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द मॉलिक्यूल इंस्ट्रूमेंट थ्रू द विच जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, निम्न में से कौन सा आणविक उपकरण के माध्यम से आनुवंशिक सूचना को अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो लिपिड, हाइड्रिक एसिड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो आपको पता है कि जेनेटिक आनुवंशिक पदार्थ तो क्या होता है, प्रोटीन का ही बना होता है, DNA RNA भी प्रोटीन के बने होते हैं। तो आप दिमाग कन्फ्यूजन मत करना, उसका प्रोटीन इसका राइट आंसर कर देना, ठीक है भाई। लिपिड से कोई क्या उसमें इन्फॉर्मेशन पता चला, सूचना मिलेगी, ठीक है। हाइड्रिक एसिड तो कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है, कार्बोहाइड्रेट तो सिर्फ एनर्जी के लिए है, लेकिन हमारा जो प्रोटीन है, जो RNA DNA प्रोटीन के बने होते हैं ना, प्रोटीन नेचर के होते हैं ना, तो प्रोटीन इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी एनर्जी के ऐसा शब्द आता है तो आप कार्बोहाइड्रेट बिंदास लगाओ। विच टेस्ट यूज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्वार्ड इम्यूनो हिमोलाइटिक, ठीक है, डबल से आ गया तो इसका आंसर तो ए इसका राइट आंसर आएगा। इसमें जितना एक्वार्ड इम्यूनो डिफिशियंसी के तो हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है, और इननेट की बातें आती है तो वो इनडायरेक्ट आता है, ठीक है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहाँ करते हैं हम लोग, ये भी आप ज़रूर पढ़े। जैसे हमारी बॉडी में अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है तो हम डायरेक्ट के थ्रो कर सकते हैं, डायरेक्ट। अब ठीक है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट की बात होती है। तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। डायरेक्ट के लिए ऑटो इम्यून डिजीज, हमारे शरीर में ऑटोमेटिक कोई रिएक्शन हो जाएगा तो हम डायरेक्ट एग्लूटिनेशन या ऐसा कुछ हम जिसको ब्लड चढ़ा रहे और उसमें तब जाके रिएक्शन होगा, वो इनडायरेक्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। वो एंटीबॉडी को डिटेक्शन करने के लिए किया जाता है। आप दोनों पढ़े, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या आ जाएगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और इनडायरेक्ट में क्या आ जाएगा, जो बाहरी तरीके से रिएक्शन होती है, ठीक है। तो दोनों पढ़ के ज़रूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द टेस्ट यूज फॉर डोनर स्क्रीनिंग। अब डोनर स्क्रीनिंग के लिए बाकी कन्फ्यूजन के लिए दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर राइट आएगा SCV एंटीबॉडी टेस्ट, SCV टेस्ट लगा रहे। बाकी वो SCV के ही बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिया है, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट हम लोग बाकी और डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। 76 से हम आगे वाले 100 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक को मिल जाए। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक बिल्कुल करें, ठीक है, और आपका सपोर्ट बनाए रखें।
हम तो आपका फुल सपोर्ट करें, तो आप लोग भी हमें फुल सपोर्ट करें, ठीक है। और हम इसे एमसीक्यू अच्छे से एमसीक्यूज लेके आएंगे, ठीक है। हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हो।